देखो अगर आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेगा तो ये हिडन डेरिवेशन है, छुपा हुआ, एग्जाम में 2 नंबर का आ सकता है। जैसे अगर एक बार आप देखोगे तो ये ऑल इंडिया का है, एआई मतलब ऑल इंडिया, 14 16 17 ऐसे, लेकिन ये 19 में भी आया था, 23 में भी आया था। तो ये हिडन डेरिवेशन है, हर किसी को नहीं पता होता है। बेसिकली इस डेरिवेशन में क्या निकालने को कहते हैं, ये देखो मैं आपको कराऊंगा अपने स्टाइल में, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूं। आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब देखो ये तो मैंने आपको हेडिंग दिखाया, एक्चुअली में सारा खेल मेरा ही है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है कि लेंसेज को ऐसे कंबाइन करते हैं, भाई लेंसेज को, थिन लेंसेज, बड़े पतले पतले थिन लेंसेज को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद कहते हैं कि देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं फाइनल इमेज बनेगा। यहां से लाइट ऐसे करके फिर ऐसे करके कहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझो। डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो यहां से रेफर कर सकते हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे। अब इतना ध्यान मत दो डायग्राम पे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। एक्चुअली में क्या है, चलो मैं आपको रियली फील देता हूँ, बात खत्म। रियल फील है ना, ऐड भी चलता है इसका, सुनो। अब ध्यान से देखो, जैसे कि एक लेंस है, अब रियल फील लो। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट गई, ऐसे थोड़ी सी बैंड हो गई, फिर इसकी वजह से ये बैंड हो गई। ठीक है, हो गई। लेकिन होता क्या है, अगर, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे थोड़ा बैंड होके ही, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए थोड़ा बैंड होके। लेकिन आप अगर, तो एक बार कर लेते हैं इसको, रुक जाओ। लेकिन अगर आप यहां पे एक और लेंस रख दोगे तो इस लेंस की वजह से जो लाइट है थोड़ा और बैंड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो कहानी क्या है, डायग्राम ऐसा ही होना चाहिए। तो इस वाले को हमें डॉट करना पड़ता है, डॉट। तो पहले वाले डायग्राम को हमें क्या करना पड़ता है, डॉट, समझ पाए? और ये हमारा फाइनल वाला बनेगा, ये फाइनल वाले को हम यहां दिखा देंगे ऐसे। तो डायग्राम के पीछे ज्यादा ना पड़ो, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेना अगर तुम ज्यादा ही डायग्रामेटिक होना चाहते हो तो। बुक एक बार देखो, जब भी हम एग्जाम देने जाए उससे पहले क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी की पूरी बुक खोलो, सारे डायग्राम को देखो, सारे ग्राफ को देखो। केमिस्ट्री की बुक खोलो, सारे डायग्राम देखो, सारे ग्राफ देखो। क्या बात समझ पाए? एग्जाम में बैठने से पहले ये बात बहुत जरूरी है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका फोकल लेंथ है f2, तो इनको कंबाइन करने पर टोटल फोकल लेंथ क्या आएगा? तो इसकी डेरिवेशन बड़ी सिंपल की जाती है। हम मान लेते हैं कि ठीक है, 1/f होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो चलो हम पहले वाले फोकल लेंथ की इक्वेशन बनाते हैं कि हमारा पहला लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f, जिसका जो इमेज है वो कोई v1 है, और इसका ऑब्जेक्ट है कोई u1। ओके, या ऑब्जेक्ट को u रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट तो u रख देते हैं ना, कोई बात नहीं। बस पहले वाले के इमेज को हमने क्या बोल दिया, v1। फिर सेकंड लेंस के लिए ऐसे लिख देंगे हम, फॉर फर्स्ट लेंस, ऐसे लिखेंगे फॉर फर्स्ट लेंस, कि पहले लेंस की ये बात है। फिर हम बोलेंगे देखो भैया सेकंड लेंस, सेकंड लेंस में क्या होगा, हम लिखेंगे 1/f2। अब 1/v माइनस 1/u। अब यहां पर खेल है, क्या खेल है कि पहले वाले का जो इमेज होगा, दोबारा बोल रहा हूं, पहले वाले का इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, तो दूसरे लेंस का जो सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, पहले वाले का इमेज। और पहले वाले के इमेज को हम क्या बोल रहे थे बताओ, v1। समझ पाए? तो यहां पर चेंजेस कहां पर आएगा, यहां पर, कि पहले वाले का, जो पहले वाले का इमेज है, पहले वाले का इमेज क्या है, v1, वो दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब ऐड कर देना दोनों को। ठीक है, इसका फाइनल इमेज को हम v बोल रहे हैं। अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इजिकल टू में क्या, देखो आपका, देखो ये प्लस का v1 है, ये माइनस का कट जाएगा, बचेगा 1/v माइनस 1/u। देखो यहां से बचेगा 1/v और यहां से 1/u बचेगा, नहीं समझे? और इसी को हम बोल देंगे टोटल फोकल लेंथ, क्योंकि ये फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला है। तो ये आपका हो जाएगा 1/f नेट। 1/f नेट आता है 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, 1/f को हम पावर भी कहते हैं, ये पावर है, तो ये हो जाएगा p नेट टोटल पावर इजिकल टू p1 प्लस p2। तो एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन देगा तो क्या पूछ लेगा, अगर हम लेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर, फोकल लेंथ टोटल पावर पूछ लेगा। तो ये डेरिवेशन तो हिडन है और बड़ा आसान है, 2 नंबर फ्री के है इसके, पर बच्चे मिस कर देते हैं। समटाइम स्टूडेंट मिस दिस डेरिवेशन, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। डायग्राम ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप चाहो तो इसके थ्रू जा सकते हो। देखो अगर हम रे ऑप्टिक्स से बात करें तो डेरिवेशन सबसे ज्यादा जो पूछा गया, मैं आपको बता दूं, ये रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और कहते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो n2, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। ये एयर में है, अभी फिलहाल एयर में रखा हुआ है ना, इस तरफ एयर है और इस तरफ ये ग्लास है, ग्लास। और ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मैं आपको समझाते हुए एक तरह से पढ़ा रहा हूं, ऐसा मान के चलो आप। तो एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बोलेंगे कि देखो यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो जो रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती है और ऐसे बैंड कर जाती है, बैंड, तो यहां पर इमेज बनता है, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। प्यारे बच्चों, डायग्राम का एक पार्ट करेक्ट कर देता हूं, यहां पर नॉर्मल बनाया जाता है, नॉर्मल, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक नॉर्मल बनाया जाता है। तो एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि u, यहां से यहां तक को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, जो कि होता है v,
एंड प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 बोला गया है। तो यहाँ पर ये n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर n का मतलब मैं लिख देता हूँ, n यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्यारे बच्चों एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं रिलेशन ये n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर, जहां पर r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है, दिस इज व्हाट r, जहां भी इसका सेंटर होगा ये r होता है, r यहां तक के डिस्टेंस को r कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस कर्व का रेडियस होगा, जो इस सर्कल का रेडियस होगा, ऐसा मान लो। अब ये रिलेशन ड्राइव किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम होता है, टॉपिक का नाम मैं लिख दूं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इस टॉपिक का नाम होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसमें हमने कॉन्वेक्स सुना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स वाला ही दिया हुआ है। अब ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं समझिएगा। देखिए डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक एंगल मानना है जिसको आप अल्फा बोलोगे, ठीक है। फिर यहां पर जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल, अच्छा यहां पर एक हम लाइन बनाते हैं ऐसी बस ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। एक सीधी लाइन बनाई जाती है डॉट डॉट करके, सीधी लाइन, ये सीधी लाइन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर हम क्या क्या करेंगे, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ये एंगल अल्फा माना जाता है, ठीक है। यहाँ वाले एंगल को आप बीटा बोल सकते हो, और यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है पर यहाँ पर एंगल बनेगा। पहले मुझे इस आर को मिटाना पड़ेगा, आर कंफ्यूज कर रहा होगा, आर हम समझ गए रेडियस है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले को गामा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अल्फा बीटा गामा बना लेना है। अब आपको बड़ी ईमानदारी से कुछ नहीं करना, आपको टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा निकालना है। कैसे, देखो सबसे पहले आप डेरिवेशन करने के लिए कहीं पर टेन अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेटा ये है, इस डिस्टेंस का नाम कुछ भी रख दो, चलो ए बी रख देते हैं नाम, ए बी। तो अल्फा ये रहा, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है यू, तो ए बी बाई यू, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर प्यारे बच्चों आप निकालना यहाँ पर टेन बीटा, टेन बीटा भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस बार परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है वी, तो ए बी बाई वी। फिर आप निकालना टेन गामा, तो टेन गामा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है रेडियस के बराबर, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, तो ए बी अपॉन में रेडियस। तो सबसे पहले आप ये काम कर लोगे टेन अल्फा बीटा गामा वाला। फिर प्यारे बच्चों जब आप टेन अल्फा बीटा गामा निकालोगे तो अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आप लोग ना कुछ एंगल्स को समझेंगे। देखिए इस एंगल को ना आई कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहां पर अभी, तो यहां पर पहले इक्वेशन तो हम ये बना लेंगे, लेकिन ना कैलकुलेटिंग, आप ऐसे बता सकते हो कि भैया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे ना, तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि नाउ, ऐसे इतना नाउ, अब आप निकाल रहे हैं कि आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू ट्रायंगल रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो ये बाहर का एंगल है, तो आई आपका हो सकता है अल्फा प्लस बीटा। अब इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी डिटेल में, मैं कोशिश करवाता हूं। देखो आप इस ट्रायंगल को विजुअलाइज करो, जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, इस ट्रायंगल में अल्फा और बीटा अंदर के एंगल है और जो आई है वो बाहर का एंगल है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आई आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपको आर निकालना पड़ेगा, आर। अब आर कैसे निकालोगे, तो आर निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी। तो यहां पर देखो आर प्लस बीटा, देखो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, गामा के बराबर। तो यहां पर आर कैसे, देखो एक्चुअली में आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। तो यहां से अगर आर निकालोगे तो गामा माइनस बीटा ही कहलाएगा, तो आर की वैल्यू यहां पर गामा माइनस बीटा होगी। मैं तो कहूंगा देखो यार एग्जाम में उंगली करने से अच्छा है कि आप ये सब याद करके ही चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आप आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा आपका। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा नाउ, अब आप लगाओगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ पता क्या कहता है, कहता है कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, सबको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ कहता है कि पहला मीडियम sin i, दूसरा मीडियम sin r। अब देखो n1 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब इतना फोर स्मॉल एंगल, अगला केस जो होता है फोर स्मॉल एंगल, एक केस लगाते हैं हम फोर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स के लिए हम एक सिंपल सा खेल लगाते हैं कि हम साइन हटा देते हैं, आई लगाते हैं, n1 i इज इक्वल टू n2 r। छोटे एंगल्स के लिए ऐसा खेल आप खेल सकते हो कि आपका साइन जो है वो गायब हो जाएगा, सिर्फ आई और आर बचेगा। अब क्या करना है, आपको आई की जगह पर वो लिखना है जो आप निकाले हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और आर की जगह पर आपको लिखना क्या है, ये रहा गामा माइनस बीटा। अब आपका खेल खत्म हो गया, पहले ही आप अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हो, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हो ए बी माइनस यू, ए बी बाई यू सॉरी। तो n1 अपनी जगह रहने दो, 10 अल्फा आप निकाल चुके हो जो कि है ए बी बाई यू, 10 बीटा भी आप निकाल चुके हो जो कि है ए बी बाई वी, और गामा भी आप निकाल चुके हो ए बी बाई आर, गामा था आपका ए बी बाई आर, और बीटा भी आप निकाल चुके हो ए बी बाई वी। अब देखो ए बी को काट देगा, आप ए बी से खुलेआम ए बी को काट सकते हो और आप चीजों को सेपरेट कर सकते हो। तो आएगा n1 बाई यू एन प्लस n1 बाई वी इज इक्वल टू n2 बाई आर n2 बाई वी। अब यहां पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लगाना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो हमारा ऑब्जेक्ट है पीछे की तरफ है, तो यहां पर हम माइनस लेके चलेंगे हमेशा। तो माइनस लेके चलेंगे तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर कुछ चीजें कर दूं, क्या चीजें कर दूं, सब सही चल रहा है। देखो अब ये जो, ध्यान दो,
ये जो सब ठीक है, इंटू माइनस एन वन बाई आर, एवरीथिंग इज ओके। ये देखो जो वी वाला पार्ट है सब ठीक है यार, चेक एक मिनट देख लो, अल्फा बीटा गामा सब सही निकाला है हमने, ए बी बाई यू, ए बी बाई वी, ए बी बाई आर, एवरीथिंग इज करेक्ट। अल्फा की जगह सही पुट किया है, बीटा की जगह सही पुट किया है, गामा की जगह सही पुट किया है, ये सही निकला है। ऐसे गामा माइनस बीटा मुझे अजीब लग रहा है, एक बार चेक करें क्या। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, सही है। तो आर इज गामा माइनस बीटा, ये दो अंदर के बाहर के एंगल के बराबर होगा, सही है वैसे तो, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो हमारा रिलेशन हमें जो लेके आना है वो ये लेके आना है, एन टू माइनस एन टू बाई वी एन वन बाई यू, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन टू माइनस एन वन बाई आर। यहाँ पर एक आर मुझे कम लग रहा है, आर कौन सा कम लग रहा है, गामा माइनस बीटा, बीटा एन वन, सब सही लग रहा है। एन टू बाई वी ये इधर आ जाएगा, अल्फा भी ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, अरे आजा यार, सब ठीक है, बस देख लेते हैं कोई ट्रायंगल वाला मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने कोई। ये आई है तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते, अच्छा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई, ये ट्रायंगल लेना चाहिए था। तो गामा से क्या होता, गामा से ये होता कि यहाँ पे आता एन वन बाई आर। ये गलती हो गई गाइस, जो हम करेक्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। देखो आई के लिए ना हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं, मैंने दूसरा गलत ट्रायंगल ले लिया, देखो इसलिए कहता हूँ एक प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो, हम ये ट्रायंगल लेते हैं ना, ये वाला, ये ट्रायंगल तो ईजी पड़ता, नहीं समझे। इससे क्या होता है, देखो अंदर के एंगल कौन कौन से है, अंदर के एंगल है हमारे पास अल्फा एंड गामा, तो अल्फा प्लस गामा आई के बराबर होता। तो हमें छोटा ट्रायंगल लेना था, देखो ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं ट्रायंगल वाले में, तो हमने छोटे वाले ट्रायंगल लेना है, अल्फा प्लस गामा, यानी आई को ठीक करो। देखो मेरे को तो नॉलेज था, तो मैंने अपनी गलती पकड़ ली, तुम नहीं पकड़ पाओगे, बिना प्रैक्टिस के जाओगे। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस गामा, देखते हैं इससे आंसर आता है नहीं आता, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करना है, अल्फा तो सही पुट किया है, गामा क्या था बताओ, एन, गामा था ए बी बाई आर, तो यहाँ पर एन वन बाई आर आना चाहिए, आप करेक्ट हो जाएगा। देखो ठीक है, समझ में आया कि क्या हुआ, ये एन वन मल्टीप्लाई होगा ना, तो एन वन बाई यू एन वन बाई आर। अब हम इस वी को इधर ले आएंगे, वी को, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखो तो एन टू बाई वी, और पहले से यहाँ पर एन वन बाई यू तो है, ठीक है। अब यहाँ पर एन टू बाई आर है, तो ये तो अपनी जगह ही रहेगा, बस इस वाले को हम उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का एन वन बाई आर, यानी इसको वी वाले को इधर लाए और आर वाले को उधर ले गए, तो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है जो हमें चाहिए था, हमारा है एन टू माइनस एन वन बाई, सॉरी एन टू बाई वी एन वन बाई यू, और ये हो जाएगा कॉमन लेके एन टू माइनस एन वन बाई आर। तो यहाँ समझ में आया क्या गलती की थी हमने गलत ट्रायंगल ले लिया था, हमें ट्रायंगल छोटा लेना है अल्फा के लिए, तो अल्फा वाला ट्रायंगल छोटा होगा, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। देखो एक छोटी सी करेक्शन करी और हमारा आंसर आ गया, तो आप प्लीज इन छोटी बातों का ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो दूसरे डेरिवेशन की बात करें तो एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसका डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब हम उस डेरिवेशन को पढ़ लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, उसके बाद एक डेरिवेशन जो बहुत बार रिपीट होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब देखिए जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, बेसिकली इसमें बड़ा आसान है इसको डिराइव करना। देखिए इसका डायग्राम भी बनाना आसान है। सबसे पहले ना आप एक शेप बनाओ, लेंस कैसा होता है, बेसिकली लेंस ऐसा होता है, लेकिन आप एक शेप बनाओ ऐसा सिंपल पहला वाला, और ऐसा मान के चलो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे होगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकली और आपने यहां पर एक नॉर्मल बनाया, पहले देखो नॉर्मल ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे यूं एक लाइन खींचना होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, जिसको हम R1 कहेंगे, कि पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहां तक का डिस्टेंस। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि हो क्या रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट निकली और यहां टकराई। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो लाइट है, ये लाइट ऐसे मुड़ जाता है, ये लाइट हल्का सा ऐसे मुड़ता है, जो आपको डायग्राम में प्रॉपर दिखाना पड़ता है, ओके। और इस लाइट को यहां जाना है, देखो ये लाइट आगे मुड़ गया है, अब आगे यहां जाना है, इसको आगे जाना है इस लाइट को, तो ये लाइट को आगे आपको यहां बताना है। तो ये इसका इमेज है, आई डैश, आई बोल दो, चलो आई डैश बोल देते हैं इसको, आई डैश। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पास एक सरफेस है, तो उस सरफेस की वजह से लाइट बैंड होगी और इमेज यहां बनेगी। तो इतना डायग्राम आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हो रहा क्या रहा है कि लेंस के अंदर ना दो सरफेस का खेल होता है। एक्चुअली वी इंसर्टेड टू सरफेस, अगर यहां पर दो सरफेस है तो क्या होगा, तो एक दूसरा सरफेस भी एक्चुअली में यहां पे, अभी दूसरा सरफेस काम खराब कर देगा। कैसे, अब आप इस दूसरे सरफेस का भी नॉर्मल बनाओगे, देखो इसका भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा आपको ऐसे, जैसे इस तरफ का डिस्टेंस R1 था, अच्छा ये R1 डिस्टेंस ना सेंटर से ऐसे माना जाता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखना। तो अब दूसरा सरफेस है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस होगा यहां तक का, उसको हम R2 बोला करेंगे, R2 ऐसे ही। अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअली में जो लाइट है वो ऐसे जा रही थी, लेकिन
तो एक्चुअली में खेल क्या है, देखो इस रे को जाना ऐसे था, लेकिन दूसरा सरफेस उसको और बैंड कर देगा, तो ये यहाँ के गिरेगा दूसरे सरफेस की वजह से। यानी ये जो वाला था हमारा, समझना, ये वाले को अब डॉट डॉट करना पड़ेगा, डॉट, क्योंकि अब ये मुड़ चुका है, अब ये ऐसा है कि अब ये मुड़ चुका है दूसरे सरफेस की वजह से। मुड़ चुका है मतलब अब जो ये वाला है ना, दूसरे सरफेस की वजह से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने का मतलब है कि आपका फाइनल इमेज यहाँ बनता है, फाइनल इमेज जिसको आप वी बोलते हो, तो ये आपका फाइनल इमेज जिसको आप आई बोल रहे हो। यानी कि पहला वाला जो डिस्टेंस था, ये आपका इमेज फाइनल नहीं है, पहले वाले के लिए ये इमेज है, लेकिन दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज ये होगा, ये लाइट को और बैंड कर देगा। तो ये इसमें मेन डायग्राम का ही खेल होता है, जो आप एनसीईआरटी से देखोगे डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, हर एक चीज हमने मेंशन किया है, बट लुकिंग एट द एनसीईआरटी अच्छी बात है कि आपको प्रोफेशनल डायग्राम पता लग जाएगा। अब इसको क्या किया जाता है, अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, 3 नंबर फ्री के है इसके, तो आप बोलोगे देखो यार, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो आप सिंपल बोलोगे देखो यार, अभी पीछे पड़ा n2 बाई v, n1 बाई ऑब्जेक्ट इज n2 माइनस n1 बाई रेडियस ऑफ फर्स्ट। अब यहां पर कुछ बातें समझते, देखिए n2 बाई v नहीं v डैश, पहले वाले सरफेस के लिए v डैश है इमेज, और ऑब्जेक्ट तो यू ही है, ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक यू ही रहेगा, और रेडियस r1, तो आपने बड़े इजीली इसको कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस के लिए आपसे पूछ सकते हैं, तो सेकंड सरफेस के लिए क्या करोगे, तो आप बोलोगे ठीक है, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं ना, चीजें बदल जाती है। क्या बदल जाती है सेकंड सरफेस में? चीजें क्या बदल जाती है कि देखो, सेकंड सरफेस ऐसा फेस है, इसका फेस देखना सेकंड सरफेस का, ये सेकंड सरफेस का फेस देखो, ये पीछे की तरफ है, जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट इसके पीछे है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसके पीछे होगा, तो ये जो आई डैश है, आई डैश जो है वो सेकंड सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर चीजें बदल जाती है, यानी चीजें यहां बदल गई, तो बदल गई तो हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, देखो सिखा रहा हूं बढ़िया से, जैसे इसका उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, जैसे इसके में क्या है, n2 के पीछे इमेज, n2 के नीचे इमेज है, तो यहां पर आपका n2 n1 के नीचे इमेज लिखना है, मतलब इसका रिवर्स करना है सारा खेल। अब यहां पर n1 के नीचे क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर आपको n2 के नीचे ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस पर v डैश होगा, v डैश ऑब्जेक्ट होगा, v डैश मतलब ये वाला आई डैश। दूसरे वाले सरफेस के लिए पहले वाले का इमेज ऑब्जेक्ट होता है, पहले वाले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है, दोबारा बोल रहा हूं, पहले वाले का ये इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आपको लिखते वक्त क्या बातें ध्यान रखनी है कि जब आप सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन करते हो तो पूरा अपोजिट खेल, यहां n2 के नीचे इमेज है, यहां n1 के नीचे इमेज आएगा फाइनल वाला, यहां n1 के नीचे ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर n2 के नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर यहां पर n1 माइनस n2 बाई r2, उसका उल्टा, यहां n1 n2 हो गया कुल मिला के, है ना। अब क्या करना है, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो इसको याद ही कर लो, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड बोथ। अगर आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो पता क्या होगा, ऐड करने से देखो क्या होगा, ऐड करने से n2 v डैश खत्म, बचेगा n1 बाई v, n1 बाई u, और इन दोनों को ऐड करोगे तो पता क्या होगा, देखो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 और ये n1 माइनस n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1 बाहर आएगा, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अभी मैंने कैसे किया मैं आपको बता दूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, देखो इस दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, n2 माइनस n1 कॉमन आएगा, और यहाँ 1 बाई r1 है और ये हो जाएगा 1 बाई r2, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हमने रिवर्स किया, ये n2 माइनस n1 है, ये n1 माइनस n2 है, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ रहा है। अब ये जो चीज है इसमें से आप n1 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाता है 1 बाई v 1 बाई u, और जो आप n1 कॉमन लोगे उसको इधर भेज दो, n2 माइनस n1 बाई n1, और ये बन गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब देखो इसको कई लोग फोकल लेंथ बोल देते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u, फोकल लेंथ 1 बाई f बोलते हैं, 1 बाई f, ठीक है, तो ये आपका 1 बाई f हो जाएगा, और बाकी ये सब सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं। अब ये 1 बाई f को कई लोग पावर बोलते हैं, तो आप लोगों से पावर की फॉर्मूला भी डिराइव करवा सकते हैं, 1 बाई f को ही पावर बोलते हैं, तो पावर का फॉर्मूला हो गया n2 n1 n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो इस चैप्टर के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बाकी प्रिज्म वाले टॉपिक भी इस चैप्टर के थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको ही बताऊंगा। इस चैप्टर से ना सबसे ज्यादा रिपीटेड डेरिवेशन ये तीनों ही है, चौथा कभी कभार जो आता है प्रिज्म वाला आता है, प्रिज्म, देखो प्रिज्म, तो ये जो प्रिज्म वाला डेरिवेशन है ये कैसे किया जाता है ये समझते हैं। प्रिज्म में ना क्या पूछते हैं आपसे, डेविएशन का फॉर्मूला पूछते हैं, डेविएशन आपसे बोलते हैं कि भाई डेविएशन का फॉर्मूला निकालो, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन बड़ी आसान है, इस एंगल को आप बोलते हो ए, और आपको बताना पड़ेगा ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर प्यारे बच्चों आपने एक लाइट को ऐसे भेजते हो, और जब लाइट को भेजते हो तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, बाद में इसका नाम देंगे चलो एंगल आई। अभी नाम दे दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कोई बात नहीं चलो। फिर प्यारे बच्चों ये जो लाइट है थोड़ा ऐसे बैंड हो जाता है और बाहर जाके ये और बैंड हो जाता है, तो यहां पर एक और लाइन खींची जाती है ऐसे, और इस एंगल को बोलते हैं ई। यहां पर आपको बताना पड़ेगा आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई का मतलब है एंगल ऑफ एमरजेंस। एमरजेंस एमरजेंस मतलब बाहर निकलना। अब प्यारे बच्चों इस वाले एंगल को बोला जाता है R1 और इस एंगल को बोला जाता है R2। बहुत ही सिंपल सी है। इस एंगल को कुछ भी बोल सकते हो। सपोज करो यहां भी एक एंगल बनेगा, अगर हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें ना, अंदर देखो, सपोज वी क्रिएट अ ट्रायंगल। एनसीईआरटी से डायग्राम जरूर देखना प्लीज। इस ट्रायंगल को नाम दे सकते, इस एंगल को नाम दे सकते हो आप एम या कुछ भी बोल दो, चलो ये जो एंगल है ये एम है, कुछ भी है। अब कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि पहला नियम R1 प्लस एंगल में, एंगल के लिए L सिंबल लगाया जाता है, तो लिख देते हैं एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M मस्ट बी 180 डिग्री। पहला नियम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर ये 180 डिग्री ही होता है, सभी एंगल्स का सम। पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोलना वही भैया हम जानते हैं, ये वी नो। सेकंड ऑल्सो, ऑल्सो क्या, ऑल्सो वाली बात थोड़ा बाद में करेंगे, उससे पहले और कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं, देखो कि एक्चुअली में जो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे, पर लाइट ऐसे चली गई है, देखो ऐसे, जरा ऐसे गई है, तो इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो इसको डॉट डॉट करके दिखाते हैं बुक्स में, डॉट डॉट डॉट, पर मैं डॉट से नहीं दिखा सकता, आपको दिखेगा ही नहीं। आप प्लीज एनसीईआरटी से एक बार डायग्राम रेफर करना, जब भी एग्जाम में बैठने से पहले हमेशा एनसीईआरटी के डायग्राम की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। तो ये डेविएशन हमें निकालना है। अब ये डेविएशन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक बुद्धि लगाते हैं। क्या बुद्धि लगाते हैं वो मैं आपको बता दूं। बुद्धि ये लगाते हैं कि यहां पर ना मुझे एक ट्रायंगल दिखता है, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा आई होना चाहिए, तो ये बचा हुआ I माइनस R1 कहलाता है, क्योंकि अगर ये आई है तो इधर का आई होगा, और नीचे वाला हिस्सा R1 है तो ये होगा I माइनस R1। वैसे देखो ये वाला हिस्सा देखो, अगर ये ई है तो ये होगा E माइनस R2। क्यों? क्योंकि ये R2 है तो ऊपर वाला E माइनस R2, ये पूरा ई तो ये पूरा ई, इधर का अगर पूरा ई है तो ये भी पूरा ई होगा, पर ये R2 है तो E माइनस R2। अब जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो, आई एम हाईलाइटिंग दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जो I माइनस R1 है और E माइनस R2 है वो डेल्टा के बराबर होगा। तो ये मैं कह रहा था ऑल्सो, ऑल्सो क्या कह रहा था मैं, ऑल्सो कि सम डेल्टा जो होगा, डेल्टा वो होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर। अब ये मुझे कैसे पता है, वो एक रूल है, ट्रायंगल का रूल है कि सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर, ट्रायंगल के अंदर के एडिशन को बाहर के बराबर लिख सकते हैं। अब एक नियम और मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नियम समझना। एंगल ए प्लस एंगल एम, एंगल ए प्लस एंगल एम, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ए वाला ये क्वाड्रिलेटरल का रूल होता है, ए और एंगल एम 180 डिग्री के बराबर होगा। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे एक बहुत सिंपल भाषा में पता लगा सकते हैं कि 180 में से जब m जाएगा तो वो a के बराबर होगा। क्या होगा, 180 माइनस, देखो समझो इस एंगल m को, ये कुछ बात आपको समझनी पड़ेगी, इसको आप इधर ले जाओगे अगले स्टेप में, चलो मैं करके दिखा देता हूं, यहाँ पे रुक जाओ। तो हमें निकालना है R1 प्लस R2 जो है वो 180 माइनस m के बराबर है। आप चाहो तो L का सिंबल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देना जरूर। तो R1 R2 180 माइनस m है, और ऑल्सो हमने क्या जाना, अभी हम लोगों ने क्या जाना, चलो वी नो में एक पॉइंट यहाँ भी लिख लो, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा वी नो में। पहला पॉइंट ये है एंगल ए प्लस एंगल एम इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एंगल ए किसके बराबर है, 180 माइनस एंगल एम के बराबर। देखो तो यहाँ पर 180 माइनस एम है एल ए के बराबर, तो 180 माइनस एम को क्या लिख सकते हो बताओ, ए लिख सकते हैं। आप ये एल से कंफ्यूज तो नहीं हो गए, चलो छोड़ो मैं एल का सिस्टम ही हटा देता हूँ। एल का मतलब एंगल होता है बेटा, समझे नहीं बात, तो लेकिन अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए ना एंगल के टर्म्स में ही लिखना चाहिए, पर ठीक है। तो यहाँ पर था ए R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इजिकल टू 180 डिग्री, तो हमने बोला M उधर जाएगा तो 180 माइनस M, 180 माइनस M, और 180 माइनस M किसके बराबर है, A के बराबर, समझे नहीं। तो R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ये पहली इक्वेशन ही और दूसरी इक्वेशन ये को सॉल्व करके आया है। पहली इक्वेशन ऐसे है, उसमें से 180 से माइनस करोगे तो R1 प्लस R2, और यहाँ 180 से माइनस करोगे तो A के बराबर आएगा। अब डेल्टा कैसे निकलेगा ये देखो, आप ना यहाँ पर I जो है I प्लस E को साथ में रख लो, और माइनस में चले जाएंगे R1 R2, R1 प्लस R2 माइनस में चले जाएंगे, जो कि A के बराबर होंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला हो गया I प्लस E माइनस A, और एग्जाम में यही ड्राइव करने के लिए आता है, नहीं समझे। R1 प्लस R2 जगह ये लिख दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, I प्लस E साथ में रख लिया, R1 R2 को माइनस में रख दिया ब्रैकेट में डाल के। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला एग्जाम में कई बार ड्राइव करने को आता है, जो बहुत ही आसान है। मेन आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपका डर खत्म हो जाए। कुछ नथिंग इज टू बी कंफ्यूज्ड, सिंपल नियम है, ट्रायंगल से कुछ लॉज है। पहला ये एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे कि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस M जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 हो गया 180 माइनस M,
ये होगी इक्वेशन 1। नाउ a प्लस m होगा 180, तो यहां से m एक a निकाल लो, a हो गया 180 माइनस m, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। और इन दोनों से क्या पता लगा हमें? फ्रॉम दिस पता लगा कि R1 प्लस R2 को हम a के बराबर लिख सकते हैं। कैसे? 180 माइनस m की वैल्यू क्या है? a। 180 माइनस m की वैल्यू है a। तो ऐसे लिख के फिर हम ये करके दिखाएंगे, हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखो, रे ऑप्टिक्स से 4 डेरिवेशन बहुत बार रिपीट हुए। अब आप बोलोगे कि सर 10th में ये वाला फॉर्मूला आता था। आप देखो सुनो, अगर आपके अंदर ये है कि 10th में तो ये था f इजिकल टू r/2 प्रूफ करना, फिर 10th में ये भी था मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, फिर ये भी एक होता है, सुनते रहो, थिन लेंस फॉर्मूला, कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बनेगा, तो 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। अब मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ये 3 बातें मैंने आपको बताया, ये तीनों बातें पहले के जमाने में आया करता था। अब ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कई बार पहले पूछते थे, अब नहीं पूछा जा रहा। अब क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्योंकि बहुत कुछ है, डेरिवेशन ही कम कर दिया बहुत। तो जब हमारा डेरिवेशन 8 से 10 नंबर का आ रहा है, तो मेन कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत कम है। यानी जो हमने 4 डेरिवेशन किया उस पर ध्यान दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस चैप्टर से डेरिवेशन अगर कोई नहीं आया, तो आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डेरिवेशन मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको सच में तकलीफ हो रही है ना, तो यूट्यूब पर मैंने इसकी ट्रिक डाल रखी है 40 मिनट में, 40 या 30 मिनट में, वो देख लेना। पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो वी कांट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, है ना। वो दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो रे ऑप्टिक्स के 4 डेरिवेशन है जिस पर आप भरोसा करके जा सकते हो, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो डर गया, तो आप ये याद करके चले जाना, बहुत आसान है। इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, आप 4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। 3 लाइन की डेरिवेशन है इसकी, इसकी भी याद करके चले जाना, मिरर फॉर्मूला है ये। और इसकी भी करके चले जाना, कहाँ गया वो, f इजिकल टू r/2 प्रूफ करना, जो 10th में था। तो अभी मैंने आपको बताया जो बार-बार एग्जाम्स में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि हमारा है एटम्स, क्योंकि डुअल नेचर से डेरिवेशन नहीं है, पता है ना आप लोगों को, तो एटम्स में डेरिवेशन है।